स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। MCO 7 की क्लासेस रुक गई थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। 25 तारीख को एग्ज़ाम है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ले लेते हैं, क्योंकि पूरी बुक को कराना एकदम से और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप स्टडी करते रहिए, मैं एक दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बता दूंगी, आप बस उसको एक बार रफली स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अब हम लास्ट चैप्टर्स को ले लेते हैं, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं MCO 7 के। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, हर कोई चाहता है कि उसमें उनकी आय जो है वो बढ़े और लागत है वो कम हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे ऊपरी व्यय होते हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे कौन होते हैं, प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जिनको हमने काम सौंपा होता है, वो लोग। कार्यशील पूंजी का प्रबंध कारोबार की जो विफलता की संभावना को कम करने और उसकी उत्तरजीविता में मदद करता है। परंतु कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो कि कार्यशील पूंजी के प्रबंध के प्रति चिंतित होती हैं, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। इसकी आधार को आप समझ लीजिए, आय को बढ़ाना और लागत को कम करना। कैपिटल का जो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो मैंने हमेशा ही जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने लिखा है, उसका होता है वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, आपकी करंट एसेट्स होती हैं, उसमें से अगर हम माइनस कर दे करंट लायबिलिटी को, चालू परिसंपत्ति में से अगर हम चालू दायित्व को माइनस कर दे तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाती है। इसी को ही हम वर्किंग कैपिटल जानते हैं। इसमें जो है 4 मदें होती हैं, 4 इसमें पॉइंट्स होते हैं। वो होता है, एक तो आपका स्टॉक, सेकंड होता है आपका डेटर्स, देनदार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रोकड़, रोकड़ मतलब के कैश, ये हो गया। और फिर आते हैं हमारे लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे वर्किंग कैपिटल के मदे होती हैं। आप इन सब चीज़ों को एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। इतना टफ नहीं है ये वाला चैप्टर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो वो लोग ज़रूर फंसा देते हैं। अब इतना समझने के बाद में हम देखते हैं कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। तो इसके लिए हम जानते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि आपकी जो बिजनेस है, आपका जो उद्योग है, ठीक है, आपका जो उद्योग है उसका प्रकार कैसा है, प्रकार एवं प्रकृति कैसी है, कैसी है। दूसरा आता है परिचालन चक्र की लंबाई। थर्ड आता है व्यापार का स्वरूप कैसा है, कार्यशील पूंजी नीति कैसी है और परिचालन की दक्षता कैसी है। कार्यशील पूंजी निवेश का, देखो कार्यशील पूंजी जो होता है वो हमारे निवेश का इष्टतम स्तर है, जिसके माध्यम से शेयर धारक जो होते हैं उनकी संपदा को बढ़ाया जाता है। जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, खास करके इक्विटी, क्योंकि इन्हीं को ही क्या माना जाता है, मालिक माना जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि समता, हिंदी में ही याद रखिए आप लोग। समता अंश जो होते हैं उनकी संपदा को बढ़ाया जा सकता है। यह विभिन्न तत्वों का कार्य है, जिसमें शामिल क्या क्या होता है। एक तो आपका होता है विक्रय, रोकड़, रोकड़ प्रवाह, ठीक है। उसके बाद में आती है कंपनियों द्वारा अपनाई गई परिचालन, जो भी कंपनियां परिचालन को अपनाती है। ये सारी चीजें किस में आती है, इन सब चीजों में आती है कि हम लोग कैसे इनके जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स की हम लोग संपत्ति को बढ़ा सके, यानी कि शेयरधारियों की संपत्ति को हम लोग बढ़ा सके। कंपनी को ना सिर्फ अपने लेन देन की मदद के लिए जरूरी चालू परिसंपत्तियों का चुनाव करना चाहिए, बल्कि यह भी तय करना चाहिए कि उन्हें किस अनुपात में समता और ऋण द्वारा और किस अनुपात में अल्पकालीन वित्त द्वारा
वित्त द्वारा प्राप्त किया जाए, कि हम लोग कैसे उस पैसों को, हम लोग कैसे उस रोकड़ को प्राप्त करें अपने बिजनेस के लिए। अगला हम देखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या फिर परिचालन चक्र। इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टॉक प्राप्त करने और जो हमारे प्राप्यों का भुगतान करने के प्राप्त, मतलब जो बीच की जो अवधि होती है, मतलब हमने स्टॉक कहीं से मंगाया है और उसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये जो अवधि होती है, ये जो टाइम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं या फिर परिचालन चक्र कहते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस में आप कहीं से माल उठाओगे और उसको पेमेंट करोगे, तो ये जो टाइमिंग होता है, चाहे आप उसको आज पेमेंट दे, चाहे आप उसको कल दे या 2 महीने बाद दे, कभी भी दे, लेकिन जो इनके बीच का जो ये टाइम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिचालन चक्र कहते हैं। जैसे कि रोकड़, कच्चा माल, निर्माणाधीन कार्य, स्टॉक, देनदार आदि, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। जब तक एक कंपनी निरंतर अपने प्राप्यों की वसूली से रोकड़ प्राप्त करती है, उसके पास बिलों का भुगतान और भावी विकास हेतु निवेश के लिए रोकड़ बनी रहेगी। परंतु व्यवसाय में किसी भी वजह से साधनों का प्रवाह रुकने पर लाभ कम हो जाता है। कहीं से आपका कोई माल आना है, अगर वो नहीं आया तो आप सोच लीजिए आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी हालत में क्या करती है कंपनी, अपनी अनेक देनदारियां, जैसे कि आपूर्तिकर्ता हो गए, और हो गए आपके कर्मचारी हो गए, और सरकारी कर हो गए, मतलब कर हो गए, टैक्स हो गया, टैक्स तो सरकारी लेती है वैसे भी, आदि भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाती। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या जो हमारा ऑपरेटिंग चक्र होता है। ये सब कैसे निर्भर कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पेमेंट आएगी और हमें कहाँ कहाँ किस किस को देना है और कहाँ से हमको लेना है। उसी का जो बीच का जो टाइम होता है, उसको हम परिचालन चक्र के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो कि टॉपिक आता है, वो आता है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक साख। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बस इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो कि क्या क्या शामिल होता है। इसमें पहला आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब हो गया आपका व्यापारिक साख। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए बस आप। व्यापारिक साख जो होती है वो क्रय के वित्तीयन की सबसे आसान और सामान्य विधि है। मतलब सबसे इजी जो विधि है वो हमारी व्यापारिक साख होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सामान्य रूप से व्यापारिक साख जो होती है वो खुला खाता आधार पर दी जाती है। जो वितरक होता है, यानी जो माल की आपूर्ति करने के वाला होता है, वो क्या करता है, आपूर्ति करने से पहले क्रेता की साख कुशलता का विश्लेषण करता है कि उसकी गुडविल कैसी है, वो हमारा पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसके आधार पर समुचित ऋण की शर्तों पर ऋण देता है। इसके तहत क्या होता है कि ऋण का जो प्रलेख है सिर्फ बीजक होता है। बीजक मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है लिखा हुआ, जिस पर माल का विवरण, मात्रा, मूल्य, आप क्या 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 लिख रहे हो आप, विवरण, ठीक है, मात्रा, मूल्य, सब कुछ लिखा होगा बीजक पे। बीजक मतलब रसीद, रिसीट जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं। शर्तें दी जाती हैं। साख की उन समस्त बातों का वर्णन होता है जिनके आधार पर राशि का भुगतान किया जाना है। जैसे कि साख की अवधि कितनी होगी, नगद छूट हम कितनी दे रहे हैं, ऋण की तारीख क्या है, इन सब चीजों का उल्लेख इसमें होता है। और ये सबसे आसान और सरल तरीका है, सरल विधि है। दूसरा आता है हमारा देय खातों का लंबन। इसमें क्या होता है कि जो प्राप्य देय खाते होते हैं, यानी कि जो हमें प्राप्त करने हैं देय खाते, निर्धारित मानक व्यापारिक साख शर्तों से
आगे ले जाना ऊंची लागत पर ही संभव हो पाता है। समय पर भुगतान ना करने पर ब्याज व जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि एक फर्म जो है निरंतर लंबन यानी कि स्ट्रेचिंग से भुगतान करती है तो वितरक उन्हें ऋण देने से मना कर देता है। आप क्या कर रहे हो, लेट पेमेंट कर रहे हो, लेट आपकी पेमेंट जा रही है, तो कई बार व्यापारी जो होते हैं इसमें देने से मना कर देते हैं। थर्ड आता है हमारा उपचित व्यय तथा आस्थगित आय। आस्थगित आय ये हमारा थर्ड है। उपचित व्यय का अभिप्राय है ऐसे खर्चे, इसका क्या है, ऐसे खर्चे जो उपार्जित तो हो गए हैं परंतु भुगतान नहीं किए गए हैं। मतलब उपचित व्यय का मतलब क्या है कि आपने उनकी सेवा तो ले ली लेकिन अभी पे नहीं किया। ठीक है, आपने किसी से सेवा ले ली लेकिन अभी आपने पे नहीं किया। जैसे मजदूरों से मजदूरी तो करा ली लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई। ऐसे ही टैक्स है, आपने कोई चीज़ यूज़ कर ली लेकिन उसका टैक्स नहीं भरा, ब्याज हमको देना है, तो ये सब क्या है, हमने उनकी सेवा तो ले ली लेकिन हमने उनको अभी तक पे नहीं किया। ऐसे ही जो आस्थगित आय है उन माल व सेवाओं के निवेशकों से प्राप्त भुगतान है जिसकी सुपुर्दगी अभी शेष है, इसलिए ये वित्त के स्रोत माने जाते हैं। मतलब अभी इनकी सुपुर्दगी नहीं हुई है, मतलब उन्होंने हमें दिया नहीं है ये सेवा। तो ये क्या होता है कि निवेशकों से प्राप्त जो आने वाले भुगतान है कंपनी द्वारा माल या सेवाओं की सुपुर्दगी का मतलब ट्रांसफर से पहले उपार्जित नहीं माने जाते, इसलिए पुस्तकों में इन्हें ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम आस्थगित आय या जैसे दायित्वों के रूप में दिखाया जाता है। ये तो थे हमारे अनौपचारिक, इसमें हमने 3 पढ़े अनौपचारिक में। एक तो हो गया ट्रेड क्रेडिट, दूसरा हो गया देय खातों का लंबन और उपचित व्यय और आस्थगित आय। ये क्या थे, ये थे हमारे अनौपचारिक। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि औपचारिक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। औपचारिक में देख लेते हैं। औपचारिक में सबसे पहला आता है हमारा क्या, व्यापारिक पत्र। पहला हमारा ये आता है। इसमें क्या होता है, ये निगमों द्वारा जारी अल्पकालीन असुरक्षित वचन पत्र है। बड़े निगमों के लिए जिनकी अच्छी साख है, बैंकों से ऋण लेने के विकल्प वाणिज्यिक पत्र है। वाणिज्यिक पत्र को नोटों के क्रम की तरह जारी किया जाता है। जैसे नोट जारी करते हैं वैसे ही कॉमर्शियल पेपर भी जारी किए जाते हैं। प्रत्येक नोट धारक को कुछ लिखित राशि को परिपक्वता पर यानी उनके टाइम पूरा होने पर अदा करने का वचन देती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जारीकर्ता कंपनी का नाम, नोट की राशि, जारी करने की तिथि और परिपक्वता तिथि, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। एक और पॉइंट है कि प्रमाणिकता का पत्र जो कंपनी के प्राधिकृत द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, इसमें अब हमारा आता है बैंक साख व्यवस्था। बैंक साख व्यवस्था, इसमें क्या होता है, बैंक साख विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है, जैसे कि कार्य पूंजी के लिए आवधिक ऋण, रोकड़ साख, ओवरड्राफ्ट, बिलों की कटौती जो वित्त आधारित साख है। साख पत्र जो होते हैं वो बैंक गारंटी आदि जो गैर वित्त आधारित साख है। इनमें से प्रत्येक विकल्प में ब्याज दर, परिपक्वता, लचीलापन आदि का मिश्रण होगा। ज़्यादातर फर्में इस तरह की सुविधाओं के मिश्रण का उपयोग करती है ताकि उन्हें ऐसा इष्टतम विकल्प मिले जो ब्याज, लागत, उपलब्धता, पुनर्भुगतान में लचीलापन जैसे तत्वों में समानता रखता हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि साख की
साख की लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साख की लाइन बैंक एवं ग्राहक के मध्य ऐसा अनुबंध है, ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत बैंक जो है वो साख की किसी एक विशिष्ट लाइन के लिए प्रतिबद्ध होता है, जिसके द्वारा फर्म एक अवधि विशेष के दौरान एक सीमा तक राशि उधार ले सकती है। इस लाइन में क्या होता है कि ऋण के अनेक वास्तविक प्रपत्र होते हैं, जैसे रोकड़ साख, बिलों की कटौती आदि, जो प्रत्येक श्रेणी के संस्थापित उप सीमाओं पर निर्भर करती है। इसमें सबसे जो प्रमुख तत्व है कि इनके तहत जब भी फर्म को आवश्यकता हो निधियां उपलब्ध होती हैं। तो ये हो गए आपके औपचारिक साख व्यवस्था में जो भी मदे शामिल हैं। आप इस चैप्टर को तो रफली रीड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान शब्दों में समझाया भी हुआ है। जो भी टर्म्स मैंने बताई हैं इनको एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपको लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और इसी के बाद अब हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख से पहले आप इसको एक बार रफली पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा मुद्रा बाजार की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। मुद्रा बाजार, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, मुद्रा बाजार क्या होता है। यह मुख्य रूप से अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसंपत्ति के क्रय विक्रय का केंद्र है। यह ऋण लेने वालों की अल्पकालीन जरूरतें पूरी करता है, उन्हें तरलता व नकदी ऋण देने वालों के द्वारा प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहां ऋण लेने वाली संस्थाएं, व्यक्ति, सरकार या फिर वित्तीय अन्य संस्थाएं अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं। अतः मुद्रा बाजार का तात्पर्य वित्तीय संस्थानों के उस पूरे जाल से है जो अल्पकालीन कोषों का लेन देन करती है। अल्पकालीन मतलब जो एक साल के अंदर अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन लोन कहते हैं, जो हमें एक साल के लिए, एक साल के अंदर अंदर भुगतान करने होते हैं पूरे, इसको कहते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्पावधि 1 दिन से लेकर कुछ मास तक हो सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाई दिया। विभिन्न प्रकार के उधार पत्र यथा विनिमय विपत्र, अल्पकालीन प्रतिभूतियां, वचन पत्र, ये सब क्या आते हैं, इन सब चीजों में आते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो आप समझिए। ऋण लेने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, व्यापार के लिए भिन्न भिन्न होता है। देखो, कोई भी अगर ऋण लेगा तो सबके लिए अपना अपना उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है। मेरे को किस लिए चाहिए या आपको किस लिए चाहिए, सबका जो मोटिव है वो है क्या, अलग अलग है। तो क्या होता है कि कई उद्देश्यों के लिए ली गई ऋण राशियों के परिणाम अनेक तरह की वित्तीय परिसंपत्तियां बनाती हैं, जिनकी परिपक्वताएं, प्रतिफल, चूक, जोखिम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इसके मुख्य उद्देश्य देखिए, इसके मुख्य उद्देश्य हैं जैसे कि अल्पकालीन बचतों और कमियों को बराबर करने के लिए किया जाता है। अल्पकालीन राशि के उपयोगकर्ताओं को अपनी ज़रूरतों का एक केंद्र बिंदु मिल जाता है, जहां से वो अल्पकालीन ऋण जो है वो हम ले सकते हैं। ये बस आप में मुद्रा बाजार में आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो ये अल्पकालीन, दूसरा इसकी अवधि कितनी होती है, ये क्या है। ये अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने की एक जगह है जहां पर सरकार, छोटे ट्रेडर्स हो गए या फिर बड़ी कंपनियों के मालिक हो गए, प्रबंधक हो गए, कोई भी जो कि व्यापार कर रहा है, उनके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स उपलब्ध कराने की एक जगह है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, होप